अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर डेफिनेशन ऑफ लॉ के बारे में है। हमारा ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा हु हैव रिसेंटली जॉइंड एलएलबी 5 इयर्स प्रोग्राम, मीनिंग द स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी पार्ट 1। प्लस ये लेक्चर हमारे उन स्टूडेंट्स के भी काम आएगा जो एलएलबी पार्ट 3 में हैं और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रही हैं, क्योंकि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का स्टार्टिंग पॉइंट भी डेफिनेशन ऑफ लॉ ही है। लॉ को डिफाइन करना एक मुश्किल काम है। बहुत से जूरिस्ट ने इसको डिफाइन किया, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं आ सकी। हर किसी ने अपने व्यू पॉइंट से इसको डिफाइन किया, और इसी इसी वजह से जब हम देखते हैं तो डेफिनेशंस तो बहुत सी हैं, लेकिन हर डेफिनेशन के अंदर क्रिटिसिज्म भी है। हर डेफिनेशन जो है हमें इनकम्प्लीट लगती है। इसकी वजह ये है कि लॉ एक वसी सब्जेक्ट है, और इसको एक डेफिनेशन के अंदर इसके सारे एस्पेक्ट्स को ले आना या उसको समो देना वो तकरीबन नामुमकिन है। लॉ के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि लॉ इज एज कॉम्प्लेक्स एज लव एंड एज डीप एज सी, और मुझे ये बात सही नजर आती है कि लॉ लव की तरह कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है इसके अंदर, और समंदर की तरह ये गहरा है। इसको डिफाइन करना और इसके सारे एस्पेक्ट्स को देखना पढ़ना वो बहुत ही एक मुश्किल काम है। आप जितना ज्यादा इसमें डूबते हैं, आपको उतनी ज्यादा इसकी नई इसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो सामने, नए से नए एस्पेक्ट्स इसके सामने आते हैं। लॉ कहने को तीन अल्फाबेट से बना हुआ एक छोटा सा लफ्ज है, LAW, लॉ। लेकिन ये लफ्ज हमारी पूरी लाइफ को कवर करता है। हम सोसाइटी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते इसके बगैर। हम इसके बगैर आइदर वी आर सिटिंग एट होम और वी आर डूइंग समथिंग आउटसाइड द होम, किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम बिजी हैं, या कोई एजुकेशनल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रही हैं, हम जिंदगी के किसी भी फील्ड में बैठे हुए हैं, until and unless we observe the law, we follow the law, we can't survive। हमारे लिए ये कानून के बगैर, अगर कानून ना हो तो हमारा इस दुनिया में जीना ही मुश्किल हो जाए, मुहाल हो जाए। कानून के बगैर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये सोसाइटी चल सकती है, या यहाँ पर कोई अमन और सुकून नाम की कोई चीज हो सकती है। तो लॉ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, बल्कि किसी ने एक जगह पर लिखा कि लॉ इज एज नेसेसरी फॉर लाइफ एज वाटर। ये जिंदगी के लिए उसी तरह जरूरी है जिस तरह से पानी जरूरी है। यानी, और बल्कि कहने वाले ने ये भी कहा कि लॉ को अगर देखा जाए ना, तो इसको अगर हम इसको एक एब्रीविएशन मान ले और इसको एक फुल फॉर्म दें, तो लॉ में एल जो है वो दैट स्टैंड्स फॉर लाइफ, ए फॉर एंड डब्ल्यू फॉर वाटर। लाइफ एंड वाटर, जैसे जिंदगी के लिए जो है पानी जरूरी है, उसी तरह जिंदगी के लिए लॉ ज़रूरी है। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कवानीन की पासदारी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ये छोटी सी मैंने आपको जो है वो इसकी बेस बनाने की कोशिश की। लॉ को जो है अगर कहा जाए कि इसको डिफाइन किया जाए, तो हर शख्स अपने अंदाज से लॉ को देखता है, अपनी एक मखसूस एंगल से लॉ को देखता है। अगर आप किसी जज से पूछेंगे कि लॉ क्या है, तो वो कहेगा लॉ जजमेंट है, ऑर्डर है, डिक्री है, लॉ इंजंक्शन है। अगर आप लेजिस्लेचर के किसी मेंबर से पूछेंगे कि लॉ क्या है, तो उसके नजदीक लॉ स्टैट्यूट्स हैं, एक्ट्स हैं। लॉ जो है वो ऑर्डिनेंसेस हैं। अगर आप सोसाइटी के किसी मेंबर से पूछेंगे कि लॉ क्या है, तो उसके नजदीक लॉ मोरालिटी है, लॉ ऑर्डर है, लॉ जस्टिस है। आप आम आदमी से किसी से कोई पूछे ना कि कानून का क्या मतलब है, तो वो कहेगा इंसाफ, हमें इंसाफ मिले, हमारे यहाँ डिसिप्लिन रहे, अमन अमान रहे, तो बस यही कानून है। तो हर शख्स जो, बल्कि यहाँ पर मुझे ये ख्याल आता है कि अगर एलएलबी की किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि लॉ क्या है, तो मेरा ख्याल है वो कहेगा कि लॉ एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के हम कोर्ट के सामने जा सकते हैं एज एन एडवोकेट, और हम जो है वो केस जो है वो लड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से वो उसको डिफाइन करेगा। मतलब हर शख्स जिस जिस तरीके से उसका लॉ के साथ वास्ता पड़ता है, या जिस तरीके से वो लॉ को होते हुए देखता है, वो उसी तरीके से लॉ को डिफाइन करता है। ये वर्ड लॉ जो है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड लैग। लैग से निकला, जिसका मानी है फिक्स्ड और इवनली। यानी फिक्स्ड हम देखें मुस्तहकिम, और इवनली को, ये इवनली के मानों में भी आता है, मतलब एक ऐसी चीज जो बड़ी बैलेंस्ड है, जो बड़ी बैलेंस्ड है, जो बड़े तवाजुन के साथ जो है चीजों को रखना, अगर हम कहें चीजों को तवाजुन के साथ रखना, ये कानून है। तो कानून, उसके लिए लैग का लफ्ज जो है वो जो इस्तेमाल होता है फिक्स्ड और या फिर इवनली के मानों में आता है। इसको दुनिया के हर मजहब के अंदर, दुनिया की हर हर सोसाइटी के अंदर कानून का तस्वुर मौजूद है, और इसको डिफरेंट किस्म के नामों के साथ जो है इसको लेबल किया जाता है। आप एक मोहम्मदन सोसाइटी के अंदर देखें, इसको हुक्मा इसको कहा जाएगा। आप हिंदू सोसाइटी के अंदर देखें, तो इसको धर्म
शर्मा कहा जाएगा, फ्रेंच के अंदर इसको ड्राइट कहा जाएगा, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज के अंदर इसको अल कानून कहा जाएगा। तो मुख्तलिफ किस्म के जो है इसके लिए इसको इसको नाम दिए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल इन सब का इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि सोसाइटी के अंदर एक जो है एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर चीज को उसकी जगह पे रखा जाए और कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएं कि जिनको फॉलो करके सोसाइटी के अंदर बड़े डिसिप्लिन के साथ बड़े जो है पीसफुली कामों को किया जा सके। अभी इसकी डेफिनेशंस जो है हम देखेंगे। डेफिनेशंस जिन लोगों ने बयान की हैं उन्होंने अपने जो है ना अपने एक मखसूस जैसे मैंने पहले बताया था अपना एक मखसूस पॉइंट ऑफ व्यू है। दरअसल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट है, यानी मुख्तलिफ मकातब फिक्र हमें मिलते हैं और हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जूरिस्ट ने उसको अपने एंगल से डिफाइन किया। अब अगर मैं आपको इस स्टेज के ऊपर वो जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो अभी मैं आपको उन सारे स्कूल्स ऑफ थॉट की डिटेल नहीं बता रही। इंशाल्लाह ताला आपकी बेस बन जाए तो फिर मैं आपको किसी लेक्चर में अलहदा से उनके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो है मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ जो जूरिस्ट हैं जो लीगल थिंकर्स हैं उनकी डेफिनेशन जो लॉ की उन्होंने दी है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और फिर ये हम शुरू करेंगे ये इस डेफिनेशन को। और आपको अपनी बुक्स के अंदर भी मुख्तलिफ डेफिनेशंस मिल जाएंगी। लेकिन जो डेफिनेशंस मैं आपके लिए लाई हूँ ये स्पेशली वो डेफिनेशंस हैं जो मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर आप इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करते हैं इनको आप कोट करते हैं अपने आंसर के अंदर तो फिर ये आपके लिए एक इस लिहाज से आपका आंसर आंसर कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा कि आपने सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को जो है कवर किया। मतलब मैं सारे स्कूल्स ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले जूरिस्ट की डेफिनेशंस को कलेक्ट करके आपके लिए लाई हूँ और उसमें से सिलेक्टेड किस्म की डेफिनेशंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको अपनी बुक्स में से ये मिल जाएंगी। लेकिन मैं जो आपके लिए जो जिस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी आप अगर उसको देखेंगे उसको समझेंगे तो आपके लिए बुक में दी हुई डेफिनेशन को भी बाद में समझना आसान हो जाएगा। प्लस आपने एक काम और करना है कि वेन एवर दिस क्वेश्चन इज देयर इन द पेपर और ये 2020 के एनुअल पेपर में ये आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आप जब क्वेश्चन उसका आंसर जब आप देते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो ब्लाइंडली 4-5 ऑथर्स की डेफिनेशन उन्होंने दी, 4-5 ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन दी और वो समझते हैं कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। एग्जामिनर जब आपसे कहता है कि लॉ की डेफिनेशन दे और विद रेफरेंस टू वेरियस लीगल थिंकर्स दें तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप लॉ के बारे में जो मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट है एक तो आप उनकी देंगे डेफिनेशन जो मैंने पहले पहले आपसे कह दिया। प्लस वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ये भी बताएंगे ये भी डिस्कस करेंगे कि इस डेफिनेशन के अंदर कोई इसमें डिफेक्ट है या ये डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छी है या इसमें कोई भी आपको जो अच्छा बुरा लगता है आप वो भी डिस्कस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते। अब मैं जो डेफिनेशंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं उन डेफिनेशंस को बताने के बाद उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया या जो जो उनके अंदर डिफेक्ट्स हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको आपकी नॉलेज अपनी नॉलेज जो है एनहांस करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपके पास आपके लिए एक आइडियल किस्म की डेफिनेशन लेके आई हूँ जो टिल टू डेट वर्केबल डेफिनेशन समझी जाती है एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सालमंड। सालमंड कहता है कि लॉ मे बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of justice। सालमन ने कहा जब भी डेफिनेशन पढ़े किसी भी चीज को पढ़े तो हमेशा पहले उसके ऊपर रुक रुक के उसके ऊपर गौर करके पढ़े ताकि आपको पता चले क्या लिखा हुआ है और आपके जहन में एक बेस बने फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। ब्लाइंडली जो है वो चीजों को तेजी के साथ कभी भी जो है वो पढ़ने की गलती मत करें क्योंकि आप तेजी के साथ पढ़ तो जाएंगे आपके जहन में ठहरेगा कुछ नहीं। उसने कहा कि लॉ क्या है एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of justice। यानी ये असूलों का एक ऐसा मजमुआ है एक ऐसी कलेक्शन है जिसको स्टेट रिकग्नाइज करती है फर्स्ट ऑफ ऑल और फिर उसको अप्लाई करती है। किस लिए अप्लाई करती है? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फराहमी के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए करती है। बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of justice। ये तीन बातें सालमन ने कही।
अब इसकी ये डेफिनेशन जो है बड़े अरसे तक अप्रिशिएट की जाती रही, और मैंने कहा कि टिल टू डेट जो है इसको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन इसके अंदर इसके अंदर जो है क्रिटिसिज्म भी इसके ऊपर बहुत आया है। जैसे केटन ने कहा कि इसमें जो है इसने सालमन ये तो कहता है कि लॉ अप्लाई किया जाता है, और इसलिए अप्लाई किया जाता है जस्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, जस्टिस देने के लिए लोगों को। लेकिन सालमन ने ये भी बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, और ये बात फैक्ट है। सालमन ने ये नहीं वाजे किया कि जस्टिस क्या है, क्योंकि जस्टिस जो है वो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम वो डिफर करता है। एक जगह पर एक चीज एक जमाने में इंसाफ हो सकती है, लेकिन वही चीज दूसरी जगह पर दूसरे वक्त में वो इंसाफ नहीं हो सकती। किसी मुल्क के अंदर, किसी स्टेट के अंदर किसी वक्त में बड़ी खुशहाली है, लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है, तो इंसाफ यही है कि वो टैक्स पे करें। लेकिन अगर वहीं पर कोई कहत पड़ जाता है, खुश्कसाली हो जाती है, और वहां पर लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो एक एक जो है, जो उनकी उनकी अपनी जो बेसिक जरूरियात हैं वो ही नहीं पूरी कर पाते, तो ऐसे में इंसाफ ये है कि उनका टैक्स माफ कर दिया जाए। एक वक्त में एक चीज जो इंसाफ होती है, दूसरे वक्त में वही चीज इंसाफ नहीं होती। तो पहले तो सालमन को ये चाहिए था कि वो इंसाफ को डिफाइन करता कि इंसाफ क्या चीज होती है, आपके नजदीक क्या चीज इंसाफ है। मतलब मेरे नजदीक एक क्राइम अगर किसी ने कमिट किया है तो उसका गला, उसका जो है उसका गला काट देना चाहिए, लेकिन हो सकता है एक दूसरा शख्स कहे कि नहीं, ये क्राइम इतना सीवियर तो नहीं है कि इसका गला काट दिया जाए, इसको कोई और सजा भी दी जा सकती है। तो लोगों के नजदीक स्टैंडर्ड्स चूंकि मुख्तलिफ होते हैं, सोचों का फर्क होता है, लिहाजा इंसाफ का मयार, इंसाफ की डेफिनेशन वो भी डिफर करती है। इसी तरीके से इसके ऊपर रॉस्को पाउंड ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि हम इस डेफिनेशन को इसलिए हम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कह सकते कि इसमें जो सालमन ने कहा कि लॉ वो प्रिंसिपल्स है विच आर अप्लाइड एंड विच आर रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। उसने बड़ा रफली सा जो है ना लॉ की उसने डेफिनेशन दी, उसने कोई ये नहीं बताया कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्टेट ने बनाने हैं तो किस तरीके कार को फॉलो करके बनाने हैं। क्या ये स्टैट्यूट्स होंगे, क्या ये कोई स्पेशल जो है वो कोई ये ऑर्डिनेंसेस होंगे। ये उसने एक तरह से लेक्स लॉज की बात की है। लेक्स लॉज कहते हैं जैसे जो वो कवानीन जो बाकायदा एक बाजाब्ता तरीके से नहीं बनाए जाते, बड़े बल्कि वो बड़े जिसको कहें जैसे पुराने जमाने में बादशाहों के वो शाही फरमान हुआ करते थे, तो वो उसने कुछ इस तरीके से लॉ को जो है एक्सप्लेन किया है कि जैसे स्टेट बस उठते बैठते जैसे बहुत सी चीजें कह देती है, बहुत सी बातें कर देती है, तो शायद उसी तरीके से जो मुख्तलिफ किस्म के कवायद जवाबित बनाए जाते हैं, तो लॉ कुछ ऐसी ही चीज है। तो सालमन ने कानून कैसे बनना है, किसने बनाना है, ये नहीं बताया। फिर उसने ये भी नहीं बताया कि जस्टिस उसके नजदीक क्या है, किस चीज को इंश्योर वो करना चाहता है। वो ये तो इंश्योर करना चाहता है कि इसके जरिए इंसाफ हो, लेकिन उसके नजदीक इंसाफ क्या है वो ये नहीं बताता। अच्छा, इसके बाद जो है एक और डेफिनेशन मेरे पास जो है वो ग्रे की है। ग्रे की डेफिनेशन भी बड़े अच्छे तक अप्रिशिएट की जाती रही है, और ग्रे ने जो है अपनी डेफिनेशन में कहा है, लॉ ऑफ द स्टेट ऑफ और ऑफ एनी रिकग्नाइज्ड बॉडी ऑफ मेन इज composed of rules. Law क्या है? Composed of rules which the court lays down for the determination of legal rights and duties. यानी उसने कहा, ग्रे ने कहा कि लॉ वही है जो कोर्ट्स जो हैं बनाती हैं। कोर्ट्स बनाती हैं और किस लिए बनाती हैं कि हमारे लीगल राइट्स और हमारी ड्यूटीज को डिटरमिन कर सके। अब ग्रे की इस डेफिनेशन को भी हम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कह सकते, क्योंकि लॉ सिर्फ कोर्ट्स नहीं बनाती हैं। लॉ तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है, जबकि ग्रे ने कानून को सिर्फ कोर्ट्स तक महदूद कर दिया। अब अगर हम कहें ठीक है, अदालतें अदालतें जो है उनका काम होता है कानून को अप्लाई करना, और अप्लाई करने में अगर किसी किस्म की कोई जो है कोई एम्बिग्युटी होती है तो उसको रिमूव करने के लिए वो उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। अब इस बाज़ औक़ात इंटरप्रिटेशन के नतीजे में कोई कोई वाज़ेह रूल या कोई नया अच्छा रूल जो ऐसी सिचुएशन को कवर कर सकता है वो बन जाता है। इट्स ट्रू, और हम उसको इसको प्रेसिडेंट कहते हैं या इसको दूसरे लफ्जों में जज मेड लॉ कहते हैं। लेकिन जो मॉडर्न स्टेट है उसके अंदर कानून साजी का काम करना ये अदालत का काम नहीं होता। अदालत तो एक अलहदा से एक एक ऑर्गन है, एक जुडिशियल ऑर्गन है, जो कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को वो नाफिज करता है। लॉ मेकिंग बॉडी जो है या लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है उसके बनाए हुए कवानीन को
इम्प्लीमेंट करना कोर्ट का काम है, ना कि लॉ मेकिंग खुद से करना। तो इस तरीके से जो ग्रे की डेफिनेशन है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म है। फिर उसने ये भी बताया, इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि ग्रे जो है वो सिर्फ ये कहता है कि लॉ का मकसद ये होना चाहिए कि क्या कि लीगल राइट्स और और ड्यूटीज को जो है डिटरमिन किया जाए, लेकिन वो इसको जो है इसमें इसका जो है वो किस तरीके से लॉ बनाया जाए और उसकी उन चीजों की वजाहत नहीं करता, नताइज के ऊपर या उसके जो उसका जो पर्पस है उसके ऊपर वो ज्यादा जोर देता है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की डेफिनेशन के ऊपर। मैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के बारे में अभी आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, जब मैं आपको वो लीगल पॉजिटिविज्म के ऊपर मैं लेक्चर दूंगी, या जिसको जो है ऑस्टन की थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म है, जब मैं उसके ऊपर पर्टिकुलरली लेक्चर दूंगी तो फिर मैं उसके अंदर डिटेल के साथ बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है उसके नजदीक लॉ सिर्फ वही है जिसको बड़े आमराना किस्म के अंदाज में जिसको नाफिज किया जाता है, जिसको ताकत के जोर से मनवाया जाता है। ऑस्टिन कहता है कि लॉ मीन्स द प्रिंसिपल्स और द रूल्स विच आर मेड बाय सम पॉलिटिकल सुपीरियर। एक पॉलिटिकल सोवरन इसको बनाता है और वो सुपीरियर होता है, और वो किसके लिए बनाता है? सब्जेक्ट्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, विच आर कंसिडर्ड इंफीरियर। यानी लॉ मीन्स द प्रिंसिपल्स और द रूल्स विच आर मेड बाय सम पॉलिटिकल सोवरन विच इज सुपीरियर for some political subjects or individuals which are inferior, and it is backed by some physical force। इसके पीछे एक physical force होती है। यानी ऑस्टन ने जब लॉ को डिफाइन किया तो उसने इसमें से मोरालिटी को बिल्कुल आउट कर दिया। वो कहते हैं लॉ वही है जिसे डंडे के जोर से मनवाया जा सकता है, जिसे ताकत के इस्तेमाल से मनवाया जा सकता है, और जो चीज ताकत के जरिए मनवाई नहीं जा सकती उसको हम कानून नहीं कह सकते। अब अगर हम ऑस्टिन की इस डेफिनेशन को दुरुस्त मान लें तो फिर हम लॉ में से एक तो मोरालिटी को निकाल दें, जबकि फैक्ट ये है कि लॉ में से हम मोरालिटी को अगर निकाल देते हैं तो फिर पीछे बहुत इससे बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी, बहुत गड़बड़ होगी। हकीकत में ये है कि हम कानून की हमेशा इसलिए पासदारी नहीं करते कि हमें सजा का खौफ होता है, बल्कि हम बहुत सी जगहों पर कानून की इसलिए भी पासदारी करते हैं कि हम समझते हैं हमारे लिए ये जरूरी है, हमारे लिए ये जरूरी है। जैसे किसी जगह पर अगर हम गए हैं और वहां क्यू बनाना जरूरी है, ठीक है, हर बंदा जो है क्यू को तोड़ के आगे जाने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो इसलिए क्यू में खड़े हो जाते हैं कि इस तरह से अगर हम क्यू को तोड़ेंगे, कितार को अगर हम तोड़ेंगे तो हम एक अजीब किस्म की बेहंगम किस्म की सिचुएशन होगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच एंजाइटी और इस किस्म की ये जो जो सूरत हाल है उसको अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर टू स्टैंड इन द क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न। तो हम बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि ट्रैफिक वार्डन नहीं होता, फिर भी हम लोग सिग्नल पे खड़े होते हैं और रुकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जिम्मेदार और सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो हमें अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए। तो ये बात के लॉ को सिर्फ इसलिए फॉलो किया जाता है कि उसकी उसकी उसको फॉलो ना करने की सूरत में सजा का खौफ होता है, और अगर सजा का खौफ ना हो तो कानून की कोई पासदारी ना करे, तो इस चीज को जो है हम 100% इसको एक्यूरेट नहीं कह सकते। और इसी तरीके से अगर हम ऑस्टिन की इस डेफिनेशन को हम एक्यूरेट मान लेते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि हम इंटरनेशनल लॉ को लॉ का दर्जा ही नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी उसकी जो है इन्फोर्समेंट के लिए कोई ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं होती। स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करती हैं बगैर किसी सजा के खौफ से। इसलिए वो फॉलो करती हैं कि उनको लगता है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स, तो वो इसलिए उसको फॉलो करती हैं। तो ऑस्टन की ये जो डेफिनेशन है इसको हम इसके ऊपर ये जो है क्रिटिसिज्म आया है। फिर पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के ही एक और जो ज्यूरिस्ट है हॉलैंड, उन्होंने भी तकरीबन कमोबेश इसी तरीके से लॉ को डिफाइन किया है, और वो भी मोरालिटी को वो बाहर निकालते हैं और सिर्फ पॉलिटिकल सोवरन जो करता है, जो वो कहता है, सिर्फ उसी को वो कानून का दर्जा देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास कैल्सन की डेफिनेशन है, और कैल्सन की जो डेफिनेशन है वो भी तकरीबन वो कहता है कि लॉ जो है दैट इज द मिक्सचर और कलेक्शन ऑफ सर्टेन नॉर्म्स। बहुत से नॉर्म्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स बड़े होते हैं, सुपीरियर होते हैं, कुछ जो है उससे नीचे होते हैं। असल
में नॉर्म्स यानी स्टैंडर्ड्स या रूल्स, वो कहते हैं कि लॉ दरअसल मुख्तलिफ किस्म के रूल्स का मजमुआ है। हर रूल जो है एक बड़े रूल से निकला होता है, एक असूल एक बड़े असूल से छोटे रूल्स निकलते हैं। छोटे रूल्स की वैलिडिटी जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल नॉर्म, और एक जो जो प्रिंसिपल नॉर्म है उसको हम फंडामेंटल नॉर्म या ग्रैंड नॉर्म की टर्म भी उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कैल्सन के नजदीक लॉ मुख्तलिफ असूलों का मजमुआ है। सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के असूल जो विद द पैसेज ऑफ द टाइम डेवलप होते चले जाते हैं, और कैल्सन की इस डेफिनेशन को भी हम एक इंशाल्लाह ताला एक और टॉपिक में डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल कैल्सन ने जो है इस तरीके से लॉ को डिफाइन किया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट है, और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट एज इट्स नेम इंडिकेट्स, ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है कि जिसने जो लॉ को इस तरह से स्टडी करता है कि ग्रेजुअली एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम या हिस्टोरिकली इसकी जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई, इसकी ग्रोथ हुई, उसी तरीके से वो इसको लॉ को स्टडी करते वक्त या लॉ के ऊपर रिसर्च करते वक्त वो उस हिस्टोरिकल ग्रोथ को जो है वो सामने रखता है, उस एस्पेक्ट को सामने रखता है। अच्छा, यहाँ पर हमें जो है सेवेनी की डेफिनेशन नजर आती है। सेवेनी कहता है कि लॉ इज समथिंग विच इज द प्रोडक्ट ऑफ which is not the product of direct legislation, but it is the result of growth of customs। यानी पहली बात वो कहता है कि दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट लेजिस्लेशन। कानून कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बराह रास्त लोग बैठे और उन्होंने लेजिस्लेशन की, कानून साजी की और उन्होंने कानून बना लिया। या अब उसकी डेफिनेशन में उसके जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी हमें एक रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है ना, जब मैं अक्सर उनसे स्कूल ऑफ थॉट की बात करती हूँ ना, तो वो पहले तो एक नया स्टूडेंट जो फ्रेश फ्रेश बिल्कुल आया लॉ कॉलेज के अंदर, तो स्कूल ऑफ थॉट का एक कंसेप्ट उसको देना भी एक जो है ना एक प्रॉब्लम होता है। मुझे शुरू में मुश्किल बहुत लगा करता था, क्योंकि छोटे बच्चे मैं उनको छोटे बच्चे ही कहती हूँ। पार्ट वन के स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेश आए हैं अभी, इंटर करके जो आए हैं हमारे पास, तो वो इतना उनका जो है ना वो जिसको कहने की अभी इतनी इतनी ज्यादा वो मेच्योर नहीं होते कि ऐसी जो है वो नॉलेज उनको फौरन से उनको दी जा सके और वो उसको फौरन से जो है वो उसको डाइजेस्ट कर ले। तो मैं उनको हमेशा इस ये कंसेप्ट इस तरीके से देती होती हूँ कि स्कूल ऑफ थॉट से मुराद ये है कि जब एक बंदा एक खास एंगल से किसी एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज पर रिसर्च करता है, उसकी एक खास सोच है, उसकी सोच का एक खास जाविया है, और उस वो एक खास तरीके से रिसर्च करके जब कुछ कंक्लूड करता है, अगर कोई दूसरे ज्यूरिस्ट जो हैं, दूसरे जो थिंकर्स हैं, अगर वो उसकी इस सोच से एग्री करते हैं, तो वो भी उसी सोच से उसी जाविये से सोचना शुरू कर देते हैं। होते होते पूरा एक ग्रुप बन जाता है। स्कूल ऑफ थॉट से मुराद आप ज्यूरिस्ट का एक ग्रुप ले कि जो एक मखसूस जाविया सोच रखता है। स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, मकतबा फिक्र क्या होता है, लोगों के एक मखसूस ग्रुप जो खास अंदाज से सोचता है, और वो एक खास जाविये से सोचकर जो है किसी चीज के ऊपर रिसर्च करता है और अपने अपना कंक्लूजन वो सामने लेकर आता है। अब हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट चूंकि लॉ को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखता है, लिहाजा यहाँ के जो सेवन ही जो यहाँ के ज्यूरिस्ट हैं, वो क्या कह रही है कि दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट लेजिस्लेशन। ये ऐसी चीज नहीं है कि बराह रास्त जो है वो सीधा सीधा एक जो है वो बैठी लेजिस्लेचर बैठी और उन्होंने जो है कानून साजी कर ली। नहीं, इट इज द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ ग्रोथ ऑफ कस्टम्स। ये तो कस्टम्स के साथ साथ कस्टम्स की जैसे जैसे रस्मों रिवाजात की जैसे जैसे ग्रोथ हुई, वैसे वैसे लॉ बना। और रस्मों रिवाजात जो है सोसाइटी के अंदर हमेशा खामोशी के साथ जो है वो ग्रो करते रहती हैं, और एक स्टेज आती है जब बहुत ज्यादा लोग जब उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ जाती है पूरी सोसाइटी के अंदर, हमें उनका इन्फ्लुएंस नजर आने लगता है, तो फिर पता चलता है कि एक चीज जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है इन फॉर्म ऑफ कस्टम। तो वो कहती हैं जो लॉ मेकिंग है वो तो सीधा एक दिन का काम है। आप आज सोचें, आप उसका ड्राफ्ट तैयार करें, आपको अगर आपकी जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी उसकी अप्रूवल दे देती है तो कल कानून आपके सामने होगा। लेकिन जो कस्टम्स के जरिए जो लॉज बनते हैं, दे टेक टाइम। उनके लिए आपको बाजू का जो है कई कई साल आपको वेट करना पड़ता है। कस्टम्स के जरिए जो है आहिस्ता आहिस्ता साइलेंटली और स्लोली चीजें डेवलप करती हैं, प्रोग्रेस में रहती हैं, और फिर एक वक्त में वो एक रूल की शक्ल में सामने आ जाती हैं। तो सेवेनी ने कहा कि ये लॉ क्या है, कि ये हमारे कस्टम्स की ग्रोथ के नतीजे में सामने आता है। और इसके साथ वो एक और चीज भी कहता है, इट इज द आउटकम ऑफ अनफॉर्मुलेटेड पब्लिक और
प्रोफेशनल ओपिनियन के बाज़ औक़ात इसमें जो है पब्लिक ओपिनियन भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें जो प्रोफेशनल ओपिनियन होती है वो भी इसमें रोल प्ले करती है और उसके भी आउटकम आउटकम के तौर पर फिर एक दिन आता है कि लॉ हमारे सामने एक शक्ल में नज़र हमें आता है। तो इस तरह से सेबी एक ने एक तरीके से जो है इसको डिफाइन किया। फिर हमारे सामने जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है और सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट उसका भी नाम इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द स्कूल ऑफ थॉट विच स्टडीज लॉ इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी के साथ मिलाकर इसको स्टडी लॉ को स्टडी करता है, मतलब लॉ कि क्या उस लॉ का इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर और सोसाइटी के लिए लॉ क्या करता है। यानी सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट जब भी लॉ को स्टडी करेगा उसको सोसाइटी के साथ मिलाकर देखेगा। सोसाइटी को निकाल के जो है उसमें से वो लॉ को वो कुछ नहीं उसको समझता। और यहाँ पर जो है हमारे पास डेफिनेशन है आहरिंग की। आहरिंग ने इसको जो है वो डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से कि लॉ क्या है, the form of guarantee of the conditions of life of society assured by the state's power of पार्ट यानी स्टेट जो है वो कहता है कि स्टेट अपनी ताकत के जरिए सोसाइटी के अंदर जो कंडीशंस ऑफ लाइफ की गारंटी देती है। लॉ क्या है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी assured by the state's power। रियासत अपनी ताकत के जरिए आपको जिंदगी गुजारने के लिए जिन कंडीशंस की गारंटी देती है स्टेट के अंदर, वो गारंटी जो है वही कानून है। यानी स्टेट आपको गारंटी देती है कि आपने सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है। जब स्टेट आपको गारंटी देती है आपको राइट्स हासिल होंगे, आपको लिबर्टीज हासिल होंगी, सोसाइटी के अंदर किस कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। आप अपने घर के अंदर चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ रह सकेंगे। कि जब रियासत आपको गारंटी देती है कि आप अपनी मर्जी से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ये तमाम गारंटीज जो हमें स्टेट देती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव विद इन द सोसाइटी, तो ये सारी जो गारंटीज हैं यही कानून है। यानी आयरिंग ने क्या कहा कि पहले तो वो सोसाइटी को इसमें वो लाजमन शामिल करता है। सोसाइटी के अंदर रहने के लिए, जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए जो कंडीशंस हमें जिंदगी के लिए जरूरी है, जो शराइत जरूरी है अच्छी जिंदगी के लिए, उन शराइत की फराहमी की जो गारंटी हमें रियासत देती है, वही गारंटी जो है वो कानून है। तो ये डेफिनेशन भी उसने सोसाइटी के हवाले से उसने दी और एक एक अच्छी ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है। फिर हमारे पास जो है एक और जो डेफिनेशन है वो रोस्को पाउंड की है। और रोस्को पाउंड ने ये भी सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। वो कहते हैं कि लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज्ड और इन्फोर्स्ड बाय पब्लिक। अब इसको भी जरा इसको सुन के इसको समझने की कोशिश कीजिए। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, कवायद का एक मजमुआ है, रिकग्नाइज्ड एंड और एनफोर्स्ड by public and regular tribunals in the administration of justice। जिसको रिकग्नाइज करती है, जिसको इन्फोर्स करती है पब्लिक, या फिर उसको जो जो रेगुलर ट्राइब्यूनल्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जब इंसाफ की फराहमी में इन कवायद के ऊपर अमल करते हैं तो हम कहते हैं कि कानून मौजूद है। यानी जब पब्लिक या जो रेगुलर ट्राइब्यूनल्स हैं वो इंसाफ फराहम करने के लिए जिन जिन कवायद जवाबित के ऊपर अमल करते हैं, उन कवायद जवाबित का नाम ही कानून है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आखिर में जो है हॉम्स की डेफिनेशन है। और हॉम्स जो है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। और रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है, ये जूरिस्ट का एक ऐसा ग्रुप है जो कहते हैं जो रियलिटीज है ना, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उनके ऊपर उनको सामने रख के चीजों को एनालाइज किया जाए, फर्जी बातें या इमेजिनेशन जो है उससे बाहर निकला जाए। यानी ये लोग रियलिटीज पर यकीन रखने वाले और रियलिटीज को सामने रख के चीजों को एनालाइज करने वाले लोग हैं। और इनमें जो हॉम्स है वो कहता है कि लॉ क्या है, प्रोफेसिस ऑफ व्हाट द कोर्ट्स विल डू। प्रोफेसिस ऑफ व्हाट द कोर्ट्स विल डू, यानी जो बातें वो कहता है अदालतें करती हैं ना, वही कानून है। कानून क्या है होम्स के नजदीक, कानून क्या है, वो बातें जो अदालतें करती हैं। अब इसको भी हम क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि अदालतों की सिर्फ जो बातें हैं उनको हम कानून का दर्जा नहीं दे सकते। एक मॉडर्न एरा में चूंकि स्टेट का जो कंसेप्ट है वो एक जैसे ही डेमोक्रेसी आई है, तो अदालतों के साथ जो हमारी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज हैं, जो हमारी लेजिस्लेचर्स हैं, बेसिकली लॉ मेकिंग का काम उनके जिम्मे है।
तो हम उनकी उनके रोल को अगर इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ हम कहते हैं जो कुछ अदालतें कहेंगी वही कानून है, तो इस तरह से तो हमारी जो कानून की डेफिनेशन है वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकेगी। प्लस लेजिस्लेचर जो है वो हमसे नाराज हो जाएगी अगर हम सिर्फ जुडिशियल ऑर्गन को ही सब कुछ मान लेंगे। तो जो रियलिटीज जो हैं अब उनके वो बदल चुकी हैं। असल में जो जूरिस्ट होते हैं ना अपने-अपने दौर के हिसाब से अपने-अपने जिस एज में वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, उस एज के हिसाब से वो जो है चीज़ों को देखते हैं, उनको एक उस ज़माने के लिहाज से जो है वो अपना एनालिसिस देते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ चूंकि चीजें बदल जाती हैं इसलिए आज भी वक्त बदल चुका। अब जो है लॉ मेकिंग अथॉरिटीज अलहदा से हैं, जुडिशियल ऑर्गन अलहदा से हैं, और एग्जीक्यूटिव जो है वो अलहदा से है, तो हर ऑर्गन अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। सो हम आज जो है कानून के हमारे नजदीक कानून यही है कि एक तो लॉ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। दूसरा कानून जो है वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी बनाती है और हमारा जुडिशियल ऑर्गन जो है उस पे इम्प्लीमेंट करता है। एंड बीइंग द सेंसिबल एंड रिस्पांसिबल सिटीजंस इट्स आवर ड्यूटी टू ओबे और टू फॉलो द रूल्स। अगर हम लॉ की वायलेशन करना शुरू कर देंगे तो फिर कितना ही अच्छा कानून क्यों ना बना लिया जाए, सोसाइटी के अंदर आप एक प्रॉस्पेरिटी या सोसाइटी के अंदर आप एक पीस जो है वो आप इंश्योर नहीं कर सकते। तो ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ लॉ को देखा। आपने जब ये पेपर में लिखना है तो आपने स्कूल ऑफ थॉट भी देना है कि किस स्कूल ऑफ थॉट ने क्या कि किस ऑथर ने किस तरीके से किया। फिर आपको जो मैंने उसमें बताई ना उसके अंदर जो मैंने क्रिटिसिज्म बताए, आपने वो क्रिटिसिज्म भी लिखना है। जब 2021 के एनुअल पेपर में अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आपने ब्लाइंडली 4-5 ऑथर्स की डेफिनेशंस दे के ये नहीं समझना कि बस काम हो गया। आपने स्कूल ऑफ थॉट देना है, आपने नीचे डेफिनेशन देनी है, आपने उसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स जो उस डेफिनेशन के अंदर है, कोई क्रिटिसिज्म किया गया है या कोई अप्रिशिएटेबल कोई चीज है, आपने उसको बताना है और फाइनली आपने कंक्लूड करना है। देन योर आंसर विल बी कॉम्प्रिहेंसिव, देन योर आंसर विल बी फाइनल। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने पेपर में अपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपने कंक्लूड करना है, इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला इसको जो भी आपकी और क्यूरीज हैं या और कोई आपके जहन में जो है वो कोई क्वेश्चन है या कोई और टॉपिक जिसके ऊपर जो आपको समझ नहीं आ रहा, जरूर मुझे बताइए, मैं आपको उसके ऊपर लेक्चर दूंगी। ये जो मैंने डेफिनेशन सारी बताई हैं इसको प्लीज समझिएगा, इस पर इसको जो है इसकी इसकी मजीद इलेबोरेशन अगर आपको। हाँ, एक चीज और है स्टूडेंट्स कि अगर आपको कहीं कोई चीज अच्छी नजर आती है डू शेयर विद मी, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहूंगी और मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। मेरे नजदीक मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे ज्यादा अकल रखते हैं, ज्यादा जहन रखते हैं। लिहाजा अगर आपके पास अच्छी बात हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मेरी नॉलेज में इजाफा होगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।